बताया जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रैटेजिकल मूव है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा जुड़ गए लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। एसएन सिंह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ज्यादा बातचीत के लिए रमनीश वत्स हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अशोक यादव जुड़ गए, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। निखिल जैन हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले विनोद का रुख करता हूं। विनोद, ये 6 चेहरे जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए, बीजेपी का स्ट्रेटेजिकल मूव माना जा रहा है, कैसे देखना चाहिए? इन 6 चेहरों का विश्लेषण आप कैसे करेंगे? और मंत्रिमंडल के विस्तार में जो तस्वीरें जिसका इंतजार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से, वो तस्वीरें कितनी देर में अभी सामने आ जाएंगी? बिल्कुल, सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। इस वक्त मैं राजभवन, जिसे जनभवन कहा जा रहा है, उसके बाहर मौजूद हूं। देखिए, मीडिया की भीड़ यहाँ पे मौजूद है, कैमरे लगे हुए हैं। कुछ ही देर बाद जो मंत्री हैं जिन्हें शपथ लेनी है, जो विधायक है, वो राजभवन पहुंचेंगे और 3:30 बजे जो शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम है वो होना है। तो तैयारियां उसके लिए कर दी गई है। बाकायदा प्रोटोकॉल में सबके नाम जो है नोट कर दिए गए। कुल 8 नाम नोट किए गए, जिसमें 6 नए चेहरे हैं जो विधायक हैं और MLC हैं जो आज मंत्रिपद की शपथ लेंगे। इसके अलावा 2 नाम जो सोमेंद्र तोमर और पाल सिंह है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। इन्हें आज कैबिनेट, इन्हें आज प्रमोशन मिल सकता है, ये कैबिनेट हो सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार इनको मिल सकता है। तो ये 8 चेहरे हैं जो आज शपथ इस जनभवन में लेंगे। दूसरी बड़ी बात की कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से ये कयास लगाने शुरू हो गए थे। इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार होगा, क्योंकि 2024 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की उम्मीद थी वैसी सफलता नहीं मिली थी और माना गया कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। तो उसके बाद से ही चर्चा होने की उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव होगा, कुछ बड़े चेंजेस होंगे। लेकिन अब चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं, 8 से 9 महीने बाकी हैं। ऐसे में ये एक्सपेंशन हो रहा है, कोई रिसफल नहीं है, मतलब कोई फेरबदल नहीं है। ये एक तरह से विस्तार हो रहा है। जो 6 सीटें खाली थी उन 6 सीटों को भरा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो यही है कि इन 6 सीटों के जरिए, चेहरों के जरिए बीजेपी न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण भी साधना चाहती है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, जो आज शपथ लेंगे, जिनकी अहमियत उन इलाकों में है, वो अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे, अपनी जाति को एक मैसेज देंगे। क्योंकि आखिरी समय में जब ऐसा एक्सपेंशन होता है, चाहे हमने योगी 1.0 में भी देखा था, पहली जब सरकार बनी थी तब भी आखिरी महीनों के चुनाव के कुछ महीने पहले ही एक्सपेंशन किया गया, तो मैसेजिंग का खेल होता है। बीजेपी ये जानती है कि कैसे कब मैसेज देना चाहिए और किस मैसेज का कितना इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए चुनाव से कुछ दिन पहले इस तरह का एक्सपेंशन करके बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि जो तमाम जातियां, जिसका लगातार अखिलेश यादव काउंटर करते हैं पीडीए के जरिए, उनको साधने की, उनकी अहमियत को बीजेपी बताने के लिए और उनके समाज के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती है, ताकि एक मैसेज आए कि उनके समाज को। विनोद, एक चीज और मैं आपसे संक्षेप में जानना चाह रहा हूं, अगर आप 1 से 2 लाइन में बताएं विनोद, किसी भी मंत्रिमंडल के एग्जिस्टिंग मंत्री का ना पोर्टफोलियो चेंज होने की खबर अब तक, ना किसी मंत्री को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। इसका मतलब यह कि योगी सरकार अपने अंदर खाने जो आकलन कर रही है अपने मंत्रियों के कामकाज का, उसमें वो उन्हें खरा पाती है। बिल्कुल, एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये भी होता है कि ये तमाम पार्टियां ये जानती हैं कि किसी को आप शामिल करें उसका फायदा मिले ना मिले सस्पेंस होता है, लेकिन किसी को ड्रॉप करें तो उसका नुकसान आपको हो सकता है। उस मंत्री का करियर खत्म हो जाएगा, वो चुनाव हार सकता है और उस समाज को भी एक निगेटिव मैसेज आता है। तो बीजेपी इस वक्त इस हालत में नहीं है कि किसी जाति की, किसी समाज को, नेता को ड्रॉप करके उस समाज में एक निगेटिव मैसेजिंग करा पाए। तो ये बड़ा इंपैक्ट है, इसीलिए कोई ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। कुछ विभागों में बदलाव जरूर हो सकता है, जब विभाग इनको दिए जाए तो उसमें ऑब्वियस बात है, ये 6 नए मंत्री बनेंगे या 8 मंत्री होंगे तो उनको नए विभाग मिलेंगे, तो विभागों में फेरबदल हो सकता है। और लेकिन खबर ये भी है विनोद, आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लगातार ग्राउंड से कवर करते हैं, खबर ये कि मनोज पांडे को PWD विभाग दिया जा सकता है। तो उस तरह की बीजेपी जो स्ट्रेटेजिक मूव कर रही है, मैं इस पर आगे बात करूंगा विनोद बहुत जल्दी से। एसएन सिंह सर, ये कुछ लोग इसका जो आकलन कर रहे हैं, जो राजनीतिक जाने माने राजनीतिक पंडित हैं, वो जो इसका आकलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव कर रही है ये कैबिनेट एक्सपेंशन से, ये मंत्रिमंडल विस्तार से। मतलब 1 ब्राह्मण, 3 OBC, 2 दलित, और इसको इस तौर पर देखा जा रहा है कि ये अखिलेश यादव जो पीडीए का फॉर्मूला लेकर आए थे, जो पिछले लोकसभा इलेक्शन में उनके लिए हिट साबित हुआ था, ये दरअसल उसकी काट है। क्या यही एक पहलू है, कुछ और भी पहलू है सर इस मंत्रिमंडल विस्तार का? अनुराग जी, आपके सवाल से इतर भी एक बात कहूंगा। मैं कहूंगा जी कि तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी अधिकाई। ये सब जनता के आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी
जो विस्तार आप कह रहे हैं ना कि विस्तार करने जा रही है, द्वितीय विस्तार करने जा रही है, क्यों करने जा रही है? क्योंकि जनता ने आशीर्वाद देकर कहा कि आप संगठन में विस्तार करिए, आप राजनीतिक विस्तार करिए, आप सामाजिक विस्तार करिए और प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कार्य करिए। तो हम जनता को भूर भूर सर झुकाकर लेकिन धन्यवाद देते हैं कि जनता ने हमको आप अपनी बात आगे कहिएगा। एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं बस मैं, वो जनता आपसे जिसने आपको आशीर्वाद दिया वो तो कहेगी ना आपसे कि अब तो 2022 में दे दिया था आप लोगों को आशीर्वाद, ये 60 मंत्री आते आते 2026 तक क्यों लग गया टाइम? ये बहुत ही अच्छी बात है। आप देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 में ही जनता ने आशीर्वाद दे दिया था। और 5 साल सरकार चलाने के बाद जब हम जाते हैं एग्जाम देने तो हम जो है कठिन परिस्थितियों में अच्छे नंबर पाते हैं और 2022 में बड़ी अच्छी सरकार बनाते हैं। और हम जो है 22 अगर सर्व समाज से 22 तो ओबीसी समाज से 22 और 10 जो है हम ST/SC समाज से बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे खूब भर भर के आशीर्वाद पाते हैं। और अब भी आप देखे होंगे, समाज को मजबूत करने के लिए, संगठन के कार्यों में विस्तार ले आने के लिए और सरकार में मजबूती ले आने के लिए, क्षेत्रों का संतुलन, सामाजिक संतुलन, ये सारा कार्य इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी की नीतियों पर, प्रदेश में योगी जी की नीतियों को विस्तार देने के लिए और मजबूती से अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करने के लिए की रही है। अब चूंकि जो खिलाड़ी नहीं होता है ना, वो कमेंट्री करता है, जिसको सरकार का आशीर्वाद नहीं प्राप्त रहता है, जनता वो कमेंट्री कर रहा है। अखिलेश जी की कमेंट्री भी आप सुन रहे होंगे। भैया 17 से जनता ने पटकनी दे दी है, 22 में पटकनी दे दी है, फिर 27 में पटकनी देने जा रही है। तो अब आप शिक्षा दे रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना है। भैया जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की नीतियों के कारण आज 21 राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना रही है और वचन देती है कि जो अंत्योदय की परिकल्पना हमारे बड़े नेताओं ने वो कल्पना किया था, आज उसको पूरा करने के लिए पुनः एक उत्तर प्रदेश में विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है और विस्तार किया। ठीक है, मैं अशोक यादव जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ये कह रहे हैं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी कमेंट्री कर सकती है, वही कर रही है, सत्ता में आने का कोई चांस नहीं। और फिर पीडीए की कार्ड को लेकर ये जो मंत्रिमंडल विस्तार है, मैं इससे संबंधित आपसे सवाल पूछूं। एक बड़ी खबर आ गई है, शपथ लेने से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के दर्शन किए। भूपेंद्र चौधरी ने शादी की सालगिरह पर परिवार के साथ हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। दर्शकों, एक चीज बीजेपी के संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। नॉमिनेशन फॉर्म भरना हो, चुनाव जीतना हो, मंत्रिमंडल में शामिल होना हो या कोई और शुभ काम करना हो, बीजेपी के नेता इस तरह की तस्वीरें सामने रखने की कोशिश जरूर करते हैं। और भूपेंद्र चौधरी संगठन के मजे हुए खिलाड़ी हैं। कभी उत्तर प्रदेश में संगठन का पूरा जिम्मा संभालते थे, आज मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं और मौका इतना खास है कि शादी का सालगिरह भी था, तो वो यहां पर हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो लंबे वक्त से योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले यह मंत्रिमंडल विस्तार होना बहुत अहम है। क्यों? अब मैं आपको इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। पिछले 1 साल से विस्तार का इंतजार किया जा रहा था। कैबिनेट विस्तार से समीकरण साधने की कोशिश है, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने वाला कैबिनेट विस्तार यह माना जा रहा है। हारी लोकसभा सीटों पर फिर से पकड़ बनाने की कोशिश है। 1 ब्राह्मण, 2 दलित, 3 पिछड़े चेहरों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है दर्शकों, जिस चीज को लोग आकलन कर रहे थे, जिसका कि कोई ना कोई हो सकता है बाहर हो जाए, कुछ और चेहरों को शामिल किया जाए, तो मौजूदा मंत्रिमंडल में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो मंत्री काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस हो। पार्टी में नए चेहरों को शामिल करने का फैसला किया गया। कुछ ऐसे लोग जो समाजवादी पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर थे, बहुत बड़ा कद रखते थे, अखिलेश यादव के करीबी थे, उनको जब बीजेपी ने शामिल किया तो उनको भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कुछ नेताओं से हमारे सहयोगी ने बातचीत की, जरा वो आपको दिखा देते हैं एक बार। भूपेंद्र चौधरी इस वक्त जो है मंदिर से निकले हैं पूजा करके, और सर लड्डू ने लिया, मैंने लड्डू खाया है, आप भी सभी को लड्डू बांट रहे हैं, तो आज खुशखबरी है। मंदिर आए हैं भगवान के दर्शन करने, तो भगवान का प्रसाद हम सब लोग को मिले, आपको भी मिले। क्या तो आज भूपेंद्र चौधरी जो है वो कैबिनेट में शपथ लेंगे। आप सालगिरह भी है और एक खुशखबरी आ गई भैया, ऐसे ही बाबा का आशीर्वाद और पार्टी जन का आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल, तो परिवार के साथ आज भूपेंद्र चौधरी पहुंचे थे यहाँ पे मंदिर में। इन्होंने यहाँ पूजा अर्चना की, शादी की सालगिरह भी है, लिहाजा पत्नी के साथ पहुंचे थे और आज शाम को राजभवन पहुंचेंगे, जहाँ पे मंत्री पद की शपथ भी लेंगे। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।
दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी जितने राज्यों में चुनाव हालिया में जीतती जा रही है, वहां पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुओं की सरकार है, सबका साथ सबका विकास वाली बात बीजेपी करती है, लेकिन हिंदुइज्म के फैक्टर को आगे रखती है। और हाल फिलहाल में बंगाल वाले मामले से जुड़ी, जब शुभेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे थे कि हिंदू हमें वोट कर रहे हैं, और फिर आप ये कैबिनेट एक्सपेंशन के दौरान की ये भी तस्वीर देख लीजिए, जब बीजेपी के संभावित मंत्री जो हैं वो मंदिर तक पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेजिंग की भी कोशिश है। लेकिन इन सब मैसेजिंग के बीच में अशोक यादव जी, बीजेपी कह रही है सिर्फ अखिलेश यादव तो पॉलिटिकल कमेंट्री तक सीमित है। आप लोग जितनी भी बातें कह रहे हैं कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर, योगी सरकार को लेकर, उससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है एसएन सिंह के मुताबिक। देखिए, एक कहावत है कि का बरखा जब कृषि सुखानी, जब कृषि सूखने के कगार पर है तो बरसात का मतलब क्या है। अब 8-9 महीना बचा है सरकार के कार्यकाल का। अब वो जो हमारे पार्टी के जो गद्दारी करके माननीय लोग गए थे, कम से कम उनके गद्दारी का मूल्यांकन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पहले मंत्री बना देते। जब वो लोग गए थे यहाँ से हमें धोखा देकर के, अपने क्षेत्र की जनता को धोखा देकर के, तो उसी समय मंत्री बना देते तो थोड़ा बहुत अपना प्रसाद लेकिन तब भी अगर मंत्री बना दिया गया होता तो आप यही कह रहे होते, तब तो आप हो सकता है अशोक यादव जी ज्यादा कह रहे होते कि देखिए साहब इतने लोग बैठे हुए थे, बाहरी व्यक्ति को मंत्री बना दिया, तो आप लोगों के सवाल थोड़ी रुक जाते। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने इन लोगों को मुक्त कर दिया था, पता है ना। तुरंत मुक्त किया था कि जाइए आपका भविष्य उज्जवल हो, आप मंत्री बने। तो वो उज्जवल भविष्य की कामना करते हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने इन लोगों को मुक्त किया था पार्टी से, ताकि इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कोई कार्रवाई ना हो। अच्छा, तो हमने तो मुक्त कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको धोखा दिया। और भारतीय जनता पार्टी मलाई तो अपने खाए पूरा 5 साल 4.5 साल, और नीचे की जो खुरचन बस्ती है वो खुरचन खुरचने के लिए हमारे पार्टी के गद्दारों को बुलाया गया। अरे यार, अच्छा खुद बताइए अशोक यादव जी, आप खुद बताइए कितने दिन पहले शामिल हुए हैं वो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में? देखिए, जो राज्यसभा का चुनाव हुए उसी समय तो उन लोगों ने गद्दारी किया था, और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज ने उन लोगों को पार्टी से निकाल दिया, भैया जाओ आप मंत्री बन जाओ। मेरे कहने का मतलब है कि जब इतनी बड़ी गद्दारी किया उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के साथ, हमारी पार्टी के साथ, तो गद्दारी का मूल्यांकन, हर चीज का मूल्यांकन होता है अनुराग जी, तो उनके गद्दारी का मूल्यांकन करते हुए उनको पद से नवाजा जाता होता। लेकिन मैं कह रहा हूं मुद्दे पर आते हैं, मुख्य मुद्दे पर आते हैं अशोक यादव जी। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लोग इससे जोड़कर देख रहे हैं कि आपने जो पीडीए में डेंट पहुंचाया था ना 2024 में, ये उसकी काट है, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण तो साधे जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो कास्ट समीकरण है ना, उसमें बीजेपी आप लोगों को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पीडीए के जहां तक आपने अच्छा सवाल किया, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में 79 एमएलसी हैं, और जिसमें 30 जो है पीडीए के लोग हैं और 49 जो है नॉन पीडीए के लोग हैं। ये कौन सा पीडीए का रिप्रेजेंटेशन है? आपके योगी सरकार में 54 मंत्री अभी तक थे, 54 मंत्री में 5 महिला मंत्री थी। ये आधी आबादी के साथ धोखा नहीं है अनुराग जी। और अभी जो है जैसा कि आप लोग दिखा रहे हैं, 1 मंत्री महिला और बन रही है, तो आप 60 की संख्या में अगर 6 मंत्री बना रहे हो तो महिलाओं को कितना परसेंट आपने दिया? 10%। और नारी का नारा बना रहे हो, 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने गद्दारी किया। अशोक जी, आपके सवाल ठीक है, वो एसएन सिंह जवाब दे देंगे, लेकिन यही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन जब लोकसभा में बढ़ने वाला था तो विरोध करने वाले तो आप भी थे ना। देखिए, लोकसभा में जो रिजर्वेशन था, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सबने लगकर उस बिल को पास कराया, वो कानून बन चुका है, उसकी कहां चर्चा हो रही भाई? ठीक है, चर्चा तो होनी चाहिए योगी जी के मंत्रिमंडल में। अभी मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इस मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे सटीक जानकारी अगर कोई देगा तो हमारे सहयोगी ग्राउंड पर हैं, विनोद देंगे। टाइम्स नाम नवभारत पर हम आपको सारी जानकारी देंगे। विनोद, मैं आपका रुक कर रहा हूं, जल्दी से एसएन सिंह जी 20 सेकंड में काउंटर कीजिए, फिर निखिल जैन और रमनीश वत्स के पास जा रहा हूं। एसएन सिंह। नहीं, देखिए 2-3 चीजें हमारे मित्र ने कहा, जवाब देना चाहिए। दरअसल पहला दावा अखिलेश वाले कैसे जानेंगे, नाच गाने वाले कैसे जानेंगे कि एक-एक मिनट, एक-एक क्षण, 1 साल तो दूर, एक-एक क्षण की बड़ी उपयोगिता होती है। क्योंकि क्षणों की उपयोगिता किए नहीं तो इस तरह से गद्दारी की बात कही है। किस तरह से गद्दारी की है? गद्दारी किए मुझे लगता है ममता बनर्जी के साथ, गद्दारी किए बहन मायावती जी के साथ, गद्दारी किए चौधरी अजीत सिंह जी के साथ, और गद्दारी करके ही तो पार्टी बनाई। और गद्दारी समाजवादी पार्टी ने समाज के साथ किया, चाचा के साथ किया, आजम खान के साथ किया, तो गद्दारी का परिणाम आज मिल रहा है। मैं इससे इतर बात कहूंगा भाई, आज जो है जनता ने जो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसमें ओबीसी समाज से 20 मंत्री, और इससे बढ़िया पीडीए क्या हो सकता है कि एक दलित परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति है, एक ओबीसी समाज का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश में 20 मंत्री ओबीसी समाज
समाज से आते हैं, 10 मंत्री ST/SC समाज से होते हैं, लेकिन पहला दावा परिवार वाला, पहला दावा अखिलेश वालों में तो 38 लोग एक ही परिवार से आते हैं। इसलिए हकमार पार्टी जो है ना, इसी तरह की कमेंटी करती रहेंगी। मैं तो जनता का पुनः भूर आशीर्वाद देता हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों के पास फिर से आ रहा हूं, कुछ फैक्टर्स समझाने हैं और मैं उसके लिए विनोद के पास जा रहा हूं, फिर मैं निखिल भाई आपके पास आ रहा हूं, रवनीश्वर जी आपके पास आ रहा हूं। दो फैक्टर विनोद मिश्रा। पहला फैक्टर ये कि भाई हंसराज विश्वकर्मा जैसा बूथ लेवल का कार्यकर्ता बीजेपी की सरकार में मंत्री पद तक पहुंच सकता है, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग देने की कोशिश है। ओबीसी चेहरा भी है और बहुत काम किया उन्होंने वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए, एक तो ये। लेकिन दो नामों पर बात करनी होगी विनोद, एक कैलाश राजपूत, दूसरा मनोज पांडे। ये कभी दूसरी पार्टियों में रहे लेकिन आज बीजेपी की सरकार में ये लोग पुरस्कृत हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि अंदर खाने इसको लेकर सवाल उठे बीजेपी के विधायकों के अंदर, या सवाल नहीं उठेंगे इनको लेकर कि ये अगर सीधे मंत्री पद तक पहुंच रहे हैं तो। देखिए, सवाल नहीं उठेंगे, इस लिहाज से नहीं उठेंगे क्योंकि ये सबको ये पता था कि ये अगर मनोज पांडे बीजेपी में आए हैं तो उनको मंत्री पद मिलेगा, और इसी शर्तों के साथ ही शायद आए भी थे। मनोज पांडे के पीछे जो समीकरण है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। पहला तो वो समाजवादी पार्टी में थे तो उनका ओहदा ठीक था, वो सचेतक थे पार्टी में, ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी पहचान थी, पूर्वांचल में खासतौर पर अमेठी और रायबरेली जैसे इलाकों में उनकी पकड़ मानी जाती थी। और जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 17 तक, तब मुलायम सिंह यादव ने उन्हें बाकायदा इस बात की जिम्मेदारी दी थी कि वो ब्राह्मण नेताओं को पार्टी से, ब्राह्मणों को पार्टी से जोड़े, उसकी जिम्मेदारी दिया गया था बाकायदा उनको, मुलायम सिंह यादव ने दिया था मनोज पांडे को। तो वो एक ब्राह्मण नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से हमने सियासी हलचल देखी है और खासतौर पर सवर्णों की राजनीति की बात जो आ रही थी और कहा जाता कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, तो एक कोशिश बीजेपी की थी कि किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करके उस तमाम सवालों के जवाब दिए जाए, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए। और ये कोशिश के तहत मनोज पांडे को मौका मिला है। मनोज पांडे चूंकि समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता रहे हैं, इसलिए एक बीजेपी की ये थॉट प्रोसेस भी होता है कि कोई नेता अगर किसी समाज का आता है, बड़ा नेता होता है, तो उसको मौका पार्टी में दिया जाए ताकि पार्टी को ये, बाकी उस समाज को ये मैसेज आए कि उसके लोगों को, उसके नेता को कितनी अहमियत पार्टी में मिल रही है। और विनोद, इसको एक लाइन में बताने की कोशिश करें, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपका जो कैलिबर है, हम आपके कैलिबर को आपके कद के हिसाब से आंकते हैं, आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको मौका दिया जाएगा, और वो आज कैबिनेट एक्सपेंशन में देखने को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं विनोद, हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस कैबिनेट एक्सपेंशन को, मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, लेकिन एक रिएक्शन जरा आप देख लीजिए। शपथ से पहले कन्नौज की तिरवा सीट से विधायक कैलाश राजपूत ने नवभारत से बातचीत में क्या कहा, वो आप जरा देखिए। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट विस्तार में आज जिन 6 चेहरों को जगह मिलने वाली है उसमें से कैलाश राजपूत जी हैं जो तिरवा विधानसभा से हैं, कन्नौज के। लड्डू बट रहे हैं, गुलदस्ते मिल रहे हैं, तो मतलब फोन आ गया तय है। जी जी। कैसा, पहला सवाल तो ये होता है कि कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा लग रहा है कि भाई कब कॉल आया और कैसा लगा आपको? देखिए, कल सुबह कॉल आया था जब मैं अपने आवास पे था। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम फिक्स था, हम लोग मिले थे, तो महाराज जी से बात हुई। महाराज जी ने बताया कि गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण होगा, 3:30 बजे का, 3 बजे पहुंच जाना, तो पहुंच जाएंगे, वहाँ शपथ हो जाएगी। आप भाई साहब तिरवा विधानसभा से आते हैं, कन्नौज की ये सीट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है कि यादव परिवार का ये गढ़ है। इस बार भी बीजेपी वहाँ चुनाव हार गई थी, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2027 में चुनाव होने जा रहा है? ये यादव समाज का कन्नौज लोकसभा में जब गढ़ रहा था, जब भरतना इसमें शामिल था। भरतना में 1 लाख से ज्यादा यादव वोट था। अब वो भरतना चला गया इटावा लोकसभा में जी। अब वो कन्नौज विधानसभा में नहीं, उसके बदले कानपुर देहात का रसूलाबाद विधानसभा जुड़ गया है जी। अब सबसे ज्यादा कन्नौज लोकसभा में लोधी राजपूत समाज का ही वोट है जी। जिस समाज से मैं आता हूँ, 1 नंबर का। अब गढ़ नहीं है जी। सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 2027 में बीजेपी 2024 में वो सीट हार गई थी लोकसभा की, अब 2027 में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है आपके आने से इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना बड़ा असर होगा? अच्छा, 2019 में डिम्पल जी नहीं आ रही थी जी, सुब्रत पाठक नहीं जीते थे। इसमें जो अखिलेश और राहुल जी संविधान खतरे वाला हवा फैल गई जी। और गलत हवा एक है बार में काम करती, बार बार नहीं काम करती जी। सिर्फ मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ मंत्रियों के प्रमोशन हो रहे हैं। तो वो चेहरे कौन से, मैं आपको जरा जल्दी से बता देता हूं। इनमें जो सोमेंद्र तोमर हैं,
इनका प्रमोशन हो रहा है, मौजूदा समय में जिम्मेदारी इनकी राज्य मंत्री की है, नई जिम्मेदारी या तो स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है या फिर कैबिनेट में जा सकते हैं, मतलब इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा अजीत पाल मौजूदा जिम्मेदारी ये राज्य मंत्री की संभाल रहे हैं, नई जिम्मेदारी के तहत ये कैबिनेट में जा सकते हैं या स्वतंत्र प्रभार मिल सकता है, मतलब इन्हें प्रमोशन मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि नाम कई चल रहे थे, लेकिन ये दो नाम अभी इस वक्त फाइनल होते हुए दिख रहे हैं जिन्हें प्रमोशन दिया जा सकता है, जिन्हें कॉल जा चुकी है। लेकिन इसे देखना कैसे चाहिए, हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जो कि राजनीतिक विश्लेषक के जुड़े हुए हैं। मैं निखिल भाई आपके पास आ रहा हूं। लोग जाति के हिसाब से देख रहे हैं, लोग क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं योगी सरकार के इस कैबिनेट एक्सपेंशन को, मंत्रिमंडल विस्तार को, आप कैसे देख रहे हैं? अनुराग जी, मैं इसे दोगलापन और हिपोक्रेसी की तरह देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब 2013 में यूपीए सरकार में 79 मंत्री होते थे, 81 की अपर लिमिट थी और 79 होते थे, तो मोदी जी कहते थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस चाहिए, इतने मंत्री लेके सरकार कैसे चल सकती है। आज उत्तर प्रदेश में 60 की सीमा है, बनाए जा रहे हैं। मैं इसमें दोहरापन यहाँ भी देख रहा हूँ कि थोड़े ही दिन पहले बीजेपी आपके प्रधान नरेंद्र मोदी 2 मिनट टाइम देके सुन लेते हैं एसएन सिंह जी, फिर मैं काउंटर का मौका दूंगा आपको। हाँ ओके निखिल भाई, थोड़ा सा मैं कह रहा हूं मर्यादित शब्दों से बात कीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं, मैं मर्यादा कहां मैं खराब करूं, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से सजेशन दिया। हाँ बिल्कुल नहीं अनुराग जी, मैं हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करता हूँ। हिपोक्रेसी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का दिया हुआ खुद का शब्द है। और जो टिप्पणी मैंने करी आज के मंत्रिमंडल विस्तार पे, यही सेम टिप्पणी भारत की सरकार को लेके गुजरात के तब के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं नजर आता, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र बोले नरेंद्र मोदी की भाषा भी गलत है। दूसरी बात, महिला आरक्षण परिसीमन के बिल को महिला आरक्षण बिल कहा गया। ये बताया गया कि किस तरीके से विपक्ष ने महिलाओं के खिलाफ वोट करा, जबकि 2023 में समूचे विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियों ने मिलकर महिला आरक्षण के समर्थन में खड़े हुए थे। आज भाजपा को जवाब देना है कि जब 60 की अपर लिमिट है तो 60 में से 33% महिला, 50% महिला, 25% महिलाएं ले आते, 15 ले आते। आपके पास नहीं है, आपके पास 5 महिलाएं पहले थी, अभी भी आप 6 का विस्तार कर रहे थे, आप 6 की 6 महिला बना सकते थे, लेकिन नहीं, केवल आपने 1 को महिला बनाया। और ये सारी चर्चा में ये तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15% मुसलमान संख्या है, और उस लिहाज से उनके भी 9 मंत्री होने चाहिए थे, लेकिन छोड़ दीजिए, मुसलमान विधायक हो तो मंत्री हो पाएगा। और आखिरी बात, 9 महीने में चुनाव है, चुनाव से पहले इनको याद आ रहा है डबल इंजन को, पता नहीं डबल इंजन का कोयला खत्म हो गया था, तेल खत्म हो गया था, बिजली के तार कट गए थे, मुझे नहीं समझ आता। आप ये बताइए कि जिम्मेदारी क्या, जो 54 मंत्री हैं उन्होंने किसी भी चीज की जिम्मेदारी ली? यूजीसी रेगुलेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों पे मारपिटाई हुई, आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। एक मेरा अपना सवाल है, मैं बस वो पूछ रहा हूं निखिल भाई से। निखिल भाई, मैं सिर्फ आपसे 10 सेकंड में जवाब चाहता हूं। आपने कहा प्रधानमंत्री की उस बात को कोट करके, भाई आप उस पर जवाब ले लीजिए, एसएन सिंह से वो दे देंगे। बिल्कुल, मैं एसएन सिंह जी एक सेकंड, एसएन सिंह जी एक सेकंड, मैं निखिल जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी राज्य में ये संसाधन मौजूद है कि मंत्री क्षेत्र में ज्यादा हो सकते हैं और वो क्षेत्र का ज्यादा विकास कर सकते हैं, तो राज्य सरकारें उस विकल्प को क्यों ना चुने? भाई मंत्री अगर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहेगा तो वो ज्यादा ध्यान दे पाएगा ना अपने क्षेत्र का, बतौर विधायक के। अनुराग जी, मैंने तो कभी कहा ही नहीं ये गलत है, मैं केवल दोगलापन और हिपोक्रेसी दिखा रहा हूं जो प्रधानमंत्री करते थे। जब एसएन सिंह जी जवाब दे रहे हैं, फिर मर्यादा में रहकर जनता का भला करती थी, तो चूंकि ना करोड़ लोग आपके चैनल को देखते हैं, 1-2 लोग नहीं देखते हैं, और मैं हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहूंगा, आज के बाद डिबेट पे नहीं बैठूंगा अगर ये दिखा देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इनके कैबिनेट विस्तार पर ऐसी भाषा कहे हो। बार बार जब भी पूछा जाता था तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कहता था इनका निजी मामला, ये विस्तार करें नहीं करें ये किसी को रखे। दूसरी बात, आज जो कहा जाता है ना कि हम मुसलमानों की कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पे भी इन्होंने ये दिखाने का कार्य किया कि सिर्फ अगर मुसलमानों के लिए कार्य करेंगे, मुसलमानों के लिए कोई बिल लेकर आएंगे, तब ये माना जाएगा कि आप भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। ये साफ जाहिर हो गया यहाँ पे, जैसे अभी इन्होंने कहा। तीसरी बात, अभी आप देखे होंगे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस को अब भी वही हाथ लगता है जो यहाँ मुस्लिमुद्दीन की बात करते हैं, वही आते हैं। क्या भारत के लोग आपके नहीं होते? 70% आबादी को कमजोर आंकते हैं। और चौथी बात, महिलाओं का इन्होंने कहा, भाई महिला बिल पे जब चर्चा हो रही थी तो विरोध करने का कार्य आप करेंगे तो हम जाकर, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्टी को तो दोषी नहीं बनाएंगे। समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में फाड़ने का कार्य की। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के लोग कहते हैं लेकिन एसएन सिंह सर वो सवाल उठा तो रहे हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में कम है। इसको कह दे तो इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेगी, दोगलापन इसको कहा जाता है ना, जो आपकी सरकार में और आपके लोग करते हैं। ओके,
मैं आ रहा हूं एसएन सिंह जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं निखिल भाई, फिर आऊंगा। रमनीश वत्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमनीश वत्स जी, मतलब इसमें क्या पॉजिटिव्स देख रहे हैं आप? नेगेटिव तो हो सकता है विपक्ष के लोग कई सारे देखें, लेकिन इस मंत्रिमंडल के एक्सपांशन को कितने पॉजिटिव वे में देख रहे हैं आप? क्योंकि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि 2027 के यूपी इलेक्शन के लिहाज से ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, ये पीडीए की काट के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले कोई भी चुनावी सभा में जब जाता है तो कोई भी सियासत दल जो है अपनी अच्छी तैयारी करता है जी। और यदि अच्छी तैयारी करता है और नकल नहीं करने की जिसको आदत होती है तो वो मुझे लगता है कि कोई भी टेस्ट हो चाहे फाइनल एग्जाम हो उसमें पास हो जाता है। एक तरह से मुझे लगता है कि कैबिनेट एक्सटेंशन को मैं देख रहा हूं कि रीटेस्ट है उन सारे लोगों का जो आज मंत्री पद का शपथ लेंगे, चाहे भूपेंद्र चौधरी की बात करें, चाहे मनोज पांडे जी की बात करें, कैलाश राजपूत जी की बात करें, चाहे कृष्णा पासवान जी की बात करें, चाहे हम सुरेंद्र दिलेर और ये हंसराज विश्वकर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण, राजपूत और पिछड़ा और दलित इन सबों का एक सोशल इंजीनियरिंग तैयार किया है और बड़ी मुझे लगता है ये दांव खेलने की जो तैयारी दिख रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो सपा और कांग्रेस को बहुत सारे सीट जो चली गई थी, खास करके 37 सीट समाजवादी पार्टी के पास और 6 सीट जो है लोकसभा में ये कांग्रेस के पास, मुझे लगता है उसको सीधा साधने की जरूरत है। और मुझे लगता है किसी को भी, कोई भी सियासत दल है, उसको अच्छी तैयारी करने के लिए ये सारे समीकरण को साधने की जरूरत है, तो करना भी चाहिए। लेकिन बात जब आरोप लगाया जाता है तो मैं एक और बात पूछना चाहता हूं कि जो पिछड़े और दलित का जो बार बार नारा दिया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं देखता था कि गैर यादव ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी जाटव के बीच काफी गहराई महसूस की जाती थी सपा के सरकार में। उनका समाजवाद केवल MY समीकरण तक ही सीमित रहकर ही क्यों रह जाता था? नौकरियों में जिस तरह से हम देखते थे कि 86 में से 56 SDM एक ही विशिष्ट जाति यादव से चुन लिए गए थे, तब इनको सोशल इंजीनियरिंग उसके मुकाबले लगता है कि बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर है, मंत्रिमंडल में हो चाहे किसी और फॉर्म में हो, टिकट देने में हो, आपको लगता है वो बीजेपी ज्यादा बेहतर कर रही है? बिल्कुल करती है। देखिए, जैसा कि मैं बताऊं कि पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक ही परिवार के 38 सदस्य बनाए जाते थे, अलग अलग पदों पे सुशोभित किया जाते थे, उसमें मौर्य समाज की बात करें, कुशवाहा, सैनी, निषाद और राजभर को बिल्कुल किनारे फेंक दिया जाता था। अशोक भाई 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना है। ओके रमनीश वत्स जी 20 सेकंड दे दीजिए। प्रयास करती हो तो मुझे लगता है उसका स्वागत है। अशोक यादव जी जवाब दीजिए। हिंदू एक होगा, एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा है। आप चाहे महिलाओं की बात कर लें, चाहे दलितों की बात कर लें, आप जिस तरह से कठपुतली मंत्री बना रहे हैं, उन मंत्रियों की हैसियत नहीं है, चाहे वो डिप्टी सीएम हो। जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है तो मानते ही नहीं है, उनको पाप लगेगा। आप कहां किसी की हैसियत आपने रहने दिया? जब महिला बिल मनोज पांडे जी क्या बोल पाएंगे ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार में? और जो हमारे पिछड़े समाज के मंत्री बनाए जा रहे हैं, इतना पिछड़ों का लेकिन ठीक है, हो गया, आवाज कम कर दीजिए। बात ये अशोक यादव जी की बार बार ये कहा जाता है कि गैर यादव जो ओबीसी है उसका समाजवादी पार्टी ने कभी ध्यान दिया नहीं, और वो खीज हमेशा से रही है। मतलब यादव वोट बैंक आपकी तरफ गया, जो लोग आकलन करते हैं कि यादव वोट बैंक आपकी तरफ गया, लेकिन बाकी वोट बैंक आपकी तरफ आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इस पर बात और होगी, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर पा रही है, इस पर बात होगी, क्योंकि आज मौका मंत्रिमंडल विस्तार का है। लेकिन वाराणसी के बूथ कार्यकर्ता से मंत्री पद का सफर तय करने वाले हंसराज विश्वकर्मा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत की शपथ लेने से पहले। उनके विचार क्या है, जरा सुनिए। योगी कैबिनेट में जिन 6 चेहरों को, भैया आपका इसमें जा रहा है कैमरे में, योगी कैबिनेट में जिन 6 चेहरों को आज मौका मिलेगा उसमें से हंसराज विश्वकर्मा भी हैं। एक बार इनके रूम की तस्वीरें दिखाते हैं। ये इनका कमरा विधायक निवास है, और देखिए बीजेपी के हर नेता की तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके अलावा तमाम महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। इस तस्वीर में हंसराज विश्वकर्मा बीजेपी के कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से मंत्री पद की शपथ आज ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? आप तो एक साधारण कार्यकर्ता थे, जिलाध्यक्ष बनाया गया। जानते हैं कि जब किसी का भी प्रमोशन होता है, कोई आगे बढ़ता है तो मन प्रफुल्लित होता है, तो निश्चित तौर पर
मैं मन प्रफुल्लित भी हो रहा है। मैं अपने वाराणसी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि काम करने का अवसर जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने दिया और भी अन्य संगठन में बूथ स्तर से भी दिया था, उसको भी मैं किया। आगे जो जिम्मेवारी दे रहे हैं मंत्री परिषद का, उसको भी बखूबी निभाकर सेवा किया जाए। एक कार्यकर्ता आप रहे हैं, जिलाध्यक्ष बनाया गया, एमएलसी बनाया गया और आप मंत्री बनने जा रहे हैं। जिस सीट से आते हैं, वाराणसी जहां से आप आते हैं, वो इस बार 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत अच्छा नहीं किया। पीएम जीत जरूर गए लेकिन मार्जिन कम रहा। बगल की सीट चंदौली आप लोग हार गए। तो इसमें आपको लिए कितनी बड़ी चुनौती है एक कार्यकर्ता जब मंत्री बनेगा और खास तौर पर जब जातीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है? निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि पार्टी आगे बढ़ेगी और चुनाव होता है, चुनाव में तो हार जीत लगा रहता है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी गेंद मेरे पाले में, कभी दूसरे के पाले में। लेकिन 2027 का जो चुनाव होगा वह एनडीए जो है उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। इस जो खबर आई है कि कैबिनेट विस्तार होगा, उसके बाद अखिलेश यादव तमाम सवाल उठा रहे हैं, तंज कस रहे हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। पीडीए उनका है। इस बार कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा है उसमें जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया। आपको लगता है कि ये जातीय समीकरण जो बीजेपी साध रही है, पीडीए का मुकाबला कर पाएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण नहीं साधती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास और सबके सम्मान के साथ जा रही है। तो सभी लोगों का सम्मान राष्ट्र के निर्माण में होना चाहिए। इस व्यू से भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है।